जय हिंद साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं भारतीय राजवंश। क्या पढ़ेंगे भी? भारतीय राजवंश। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था महाजनपद। महाजनपद इसलिए पढ़ा था क्योंकि राजवंशों का संबंध महाजनपद से है भी, ठीक है। इसलिए हमने महाजनपद पढ़े थे। महाजनपद यानी टोटल भारत के अंदर महाजनपद कितने हैं? तो 16 महाजनपद भारत के अंदर थे भाई, ठीक है। और उन 16 में से सबसे पावरफुल था वो था मगध। कौन सा था भी? मगध। और अपने मगध से ही शुरुआत करेंगे भी, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखिए, भारत के अंदर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। और मगध से ही लगभग भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। वैसे तो भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाती है, लेकिन अपने प्राग ऐतिहासिक काल से भी कुछ संबंध है भारत का। तो ये मतलब देखो, यहाँ मेरा कहने का मतलब है लेकिन भारतीय राजवंश कैसे आपको मैं बताऊं। जैसे नेतागिरी करने वाले, ठहंगिरी करने वाले जो थे वो कब से कहां से शुरू हुई थी भी? मगध से ही शुरुआत हुई थी भी। बात समझ आई? वो आगे समझते चलेंगे, आगे ऑटोमेटिक आपको समझ आता रहेगा। देखिए, मगध पर लगभग 7 राजवंशों ने क्या किया है भी? शासक किया है या उन पर अधिकार किया है। बात समझ में आई? ठीक है गुरुजी, समझ। अब 7 राजवंश कौन कौन से, इनको याद रखने के लिए तो दिक्कत होती है, इसलिए हमने एक शानदार ट्रिक बना दी। वो ट्रिक क्या है? देखिए, 7 राजवंशों की कौन सी ट्रिक है? देखिए, ट्रिक है हसीन मसूक शाह। हसीन मसूक शाह। है से हर्यक वंश, से शिशु नागवंश, ने से नंदवंश, में से मौर्य वंश, सु से सुंगवंश, कै से कर्णवंश या कणव वंश भी से बोलते हैं, और सा से सातवाहन वंश। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान है, हम भी गलतियां करते हैं। और स्टूडेंट का तो, कई स्टूडेंटों का तो काम होता है गलतियां निकालना, तो हमें बताना भी सर आपकी ये गलती है, क्यों? ठीक है गुरुजी, बताऊंगा। अब अपने शुरुआत करते हैं पहले ही राजवंश की, क्योंकि अपने एक एक करते चलते रहेंगे, पढ़ते चलेंगे और साथ साथ में कंप्लीट करते रहेंगे। मैंने आपको बोला था पूरी की पूरी इंडिया हिस्ट्री इस पर डालूंगा। एक दो बार आप नोट्स, एक दो बार वीडियो को देख लेना और साथ साथ में नोट्स बना लेना, आपका कल्याण हो जाएगा भी, ठीक है गुरुजी। तो देखते हैं भी, मगध पर जो पहला मतलब राजवंश था वो कौन सा था? वो था हर्यक वंश। और पहले अपने हर्यक वंश को पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग को, फिर नंद को, फिर मौर्य, फिर सुंग, फिर कर्ण और फिर सातवाहन। तो करते हैं अपने शुरुआत। देखिए भाई, हर्यक वंश। हर्यक वंश है जो मगध पर राज करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश था भी। बात समझ में आई? ध्यान रखना भी। और इसकी जो स्थापना है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इस वंश ने वहां क्या है? अधिकार किया था मगध पर, यानी शासक किया था भी, ठीक है गुरुजी। और ये पहला ऐतिहासिक राजवंश, यानी अपना इतिहास बनाने वाला अगर कोई पहला राजवंश है तो वो कौन सा? हर्यक वंश है। अगर वो और गहराई से पूछना चाहे, एग्जामिनर कई बार गहराई से पूछ लेता है, अगर वो सिंपल सा प्रश्न पूछ ले कि मगध पर अधिकार करने वाला पहला राजवंश या मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, तो ध्यान रखना, तो वृहद्रथ वंश था भी। ध्यान रखना, आपको मैं 1 मिनट दिखा दूं। देखिए, ये देखो, मगध पर पहला राजवंश, यानी अगर एरिया पे पूछ ले मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश तो कौन सा? तो ये आएगा वृहद्रथ वंश। अगर पूछ ले पहला ऐतिहासिक शब्द, ध्यान रखना ऐतिहासिक बोल रहा हूं मैं, अगर ऐतिहासिक शब्द आ जाए तो आपको हर्यक वंश करना है। हाउ गुरुजी सुनिएगा, वृहद्रथ वंश के बारे में कुछ बता दो तो सर हम हमारा कुछ ना कुछ हमारे दिमाग से डाउट निकल जाए। तो देखिए भी, मगध है, ये क्या है? मगध पर पहला जो शासक करने वाला राजवंश था वो कौन सा था? वृहद्रथ वंश था। और इस वंश का संस्थापक भी वृहद्रथ था भी। और इसने राजधानी, ये राजधानी बनाई थी गृहव्रज। किसको बनाई थी भी? गृहव्रज। और इसका संस्थापक देख लो, जानकारी महाभारत से मिलती है भी इसकी, ध्यान रखना। और इस वृहद्रथ वंश का जो सबसे प्रतापी या सबसे शक्तिशाली राजा था वो था जरासंध। कौन था भी? जरासंध। और जरासंध की हत्या किसने की थी? तो भीम ने की थी भी। किसने की थी? भीम ने। किस युद्ध में? मल्ल युद्ध में। ये देखिए भीम है, और देखिए भाई मल्ल युद्ध में, किस युद्ध में भी? मल्ल युद्ध में। और सहायता पूछ ले किसकी सहायता से? तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्या की थी भी इसने? ये जरासंध है भी, जरासंध की क्या की थी भी? जरासंध की क्या की थी भाई? हत्या की थी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी। ये अपने जरासंध जी पड़े हैं भी नीचे, और ये हमारे भीम जी है जो ऊपर इनको उधेड़ रहे हैं बीच में से, ठीक है। और ये हमारे श्री कृष्ण जी है जो ये देखो हाथ में तिनका लिया हुआ, बीच में से तिनके को क्या कर रहे हैं भी? फाड़ रहे हैं भी। बात समझ आई गुरुजी? तिनको क्या मिले रहा? अरे देखो,
जो जरासंध था ना उसको एक वरदान था, उसको जब भी बीच में से ना उधेड़ के ऐसे फेंकते थे ना तो वो वापस जुड़ जाता था ऐसे, इस प्रकार से। अब भीम ने उसको 10-12 बार तो चीर दिया बीच में से। अब भीम की दिक्कत होगी भी मर ही नहीं रहा तो मारूं कैसे, तो इसने कृष्ण भगवान की तरफ देखा और कृष्ण भगवान कहते भाई ऐसे नहीं मरेगा ये, मेरे को इसने जब 17 बार युद्ध में हराया है तो तेरे से तो कैसे हारेगा भाई, है ना। तो फिर क्या किया, अपने श्री कृष्ण ने ना इस प्रकार से एक तिल्ला उठाता है और उसको बीच में से फाड़ता है और एक को इस तरफ डालता है और दूसरे को इस तरफ, ताकि अपोजिट डाल देता है, फिर वो जुड़ नहीं पाते हैं। बात समझ आई? आओ गुरुजी समझ गया। तो ध्यान रखना भी, जरासंध की हत्या किसने की थी? भीम ने। किसकी सहायता से? तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की सहायता से। देखो तिनका हाथ में लिया अभी, अब ये एक को इधर डाल देगा, एक को इधर। बात समझ में आई? समझ गया गुरुजी। तो ध्यान रखना भी। अब देखिए भी हर्यक वंश में वापस आते हैं। हर्यक वंश ये क्या है? पहला ऐतिहासिक राजवंश है। और ध्यान रखना भी, इसका हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। कौन? बिंदुसार मत कर देना, बिंदुसार मौर्य वंश का था भी। ये कौन है? ये बिंबिसार है, ध्यान रखना भी, ठीक है। बिंबिसार। और बिंबिसार के बापू को नाम हो भाटिया। क्या नाम था पिताजी का? नाम भाटिया था भी, ठीक है। ये पहला साम्राज्यवादी शासक था भी बिंबिसार। साम्राज्यवादी क्या होता है सर? साम्राज्यवादी होता है अपने राज्य का विस्तार करने वाले व्यक्ति को साम्राज्यवादी कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। और ये देखो इसके जो समकालीन है वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही इसके समकालीन थे भी, ठीक है गुरु, समझ गया। और ये खुद किस धर्म को मानता था? चलो बौद्ध जैन ये तो थे समकालीन, लेकिन खुद किसको मानता था? खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था भी, हाँ ठीक है। और इसने राजधानी किसे बनाया? अभी मगध की। तो इसने राजगृह या गिरिव्रज भी बोलते हैं इसको, क्या बनाया था इसने? राजधानी बनाया था। और इसने मगध पर लगभग 52 वर्ष तक क्या किया? शासन किया था भाई, ध्यान रखना। और शासन ऐसे ही नहीं किया भाई, क्यों किया? क्योंकि एक प्रशासनिक राजा था भी, ध्यान रखना। प्रशासनिक यानी खुद के अधिकारी रखता था भी ये, इसलिए ध्यान रखना है। प्रशासनिक अधिकारी यानी स्वयं की क्या रखता था भी? सेना रखता था। वाह, बहुत आसान तरीकों समझता जाओ भाई। ये अपने पढ़ी लिया भाई। ये देखिए आगे देखिए, अब क्या है? इसने क्या है अपने, देखो ये बिंबिसार था ना, ये पहला शासक था जो क्या? साम्राज्यवादी। इसने अपने मगध को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया भी? कुछ नीतियां अपनानी शुरू की। तो नीतियां क्या अपनाई? इसने पहले युद्ध करना शुरू किया। क्या किया भी? युद्ध करना। इसने कहा भी यार मैं मेरे मगध को किस प्रकार से बढ़ा सकता हूं, तो पहले तो युद्ध करना शुरू किया। आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे उनको युद्ध से किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। और एक जो बड़ा राजा था, यानी बड़ा राज्य बोल सकते हैं, वो था अंग। ये अंग कहां था भी? देखिए मैं यहाँ बिहार का नक्शा बनाता हूं भी इस प्रकार से। ये देखिए ये अपने बिहार है भी, ठीक है, वर्तमान में बिहार है। यहां पड़ता था भी मगध, यहां पड़ता था अंग, और यहां पड़ता था वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी भी। यहां पड़ता था मगध और यहां पड़ता था अंग। इसने क्या किया भी? अंग को जीत लिया भी। अंग को क्या कर लिया? जीत के, और किसमें मिला लिया? मगध में। और अंग का राजा ऐसे अजात शत्रु को यहाँ का क्या बना दिया भी? गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? अजात शत्रु को गवर्नर बना दिया भी। कहा यार अजात शत्रु तू यहाँ संभाल शासक, यार मैं थोड़ा सा इस तरफ नहीं देख सकता भी, ठीक है। बात समझ में आई? तो युद्ध से तो इसने छोटे छोटे जो राज्य थे उनको भी मिला लिया। साथ में बड़ा एक कौन सा था भी? अंग था। इसको भी युद्ध से किस में मिला लिया? इसको भी युद्ध से अब मगध में मिला लिया भी। किस में मिला लिया? मगध में। बात समझ में आई? इसने युद्ध किया, अब युद्ध में पार नहीं पड़ी। युद्ध में पार नहीं पड़ी तो इसने दूसरा तरीका आजमा लिया, विवाह का, शादी का तरीका अपना लिया। यार ब्यावड़ो करा, ब्यावड़ो कोई तो दाइजो लियावेगी आंती, है ना। तो इसने शादी का तरीका अपना लिया। अब शादी का तरीका अपनाया, और जो दहेज मिलता था उस समय राजकुमारी को दहेज देते थे। तो राजकुमारी को कोई छोटा मोटा आज की तरह कुल्लर फ्रीज तो देता को नहीं। उस समय क्या करते थे? एक शहर दे देते, या एक बड़ा सारा कोई भी मान लो शहर या गांव या राज्य दे देते थे कि यार ये मेरी एक ही तो बहन है और इसको मैं ये राज्य देता हूं या ये गांव देता हूं। इस प्रकार से होता था पहले, क्योंकि राजकुमारी थी तो राजकुमारी आएगी, कुछ तो बड़ा ही लेगी, बिल्कुल लेगी। तो भाई साहब ने शादी करनी शुरू कर दी भी राज्य को बढ़ाने के लिए। और ये शादी भी उनसे करता था जिस लड़की का कोई भाई ना हो। नवरसा बोलते हैं उसको ना, जिसका कोई भाई ना हो। अब भाई ना होगा तो वो तो घर जवाई होगा। अब घर जवाई होगा तो वो कहेगा वहां बैठा संभाल लो, इसलिए इसको इसमें मिला दो, मैं यहीं से संभाल सकता हूँ आपके राज्य को। बिल्कुल गुरुजी समझ गया।
तो दूसरी नीति इसने विवाह की अपनाई थी, और विवाह में देखो दहेज से मगध का विस्तार किया, यानी दहेज में जो भी वो राजकुमारियां लेके आती थी उससे क्या किया, मगध का विस्तार किया। बात समझ में आई। और तीसरा इस सहायता करके, तीसरी नीति कौन सी थी भी, सहायता करके। देखिए भी सहायता करके कैसे, सहायता करके ऐसे मिलाया इसने कि मध्य प्रदेश का एक राजा था, कहां का भी, मध्य प्रदेश का राजा था। एक नया पेज लेता हूं मैं। देखिए मध्य प्रदेश, ये वर्तमान का भारत है, यहां पड़ता है मगध, क्या पड़ता है भी, मगध। और यहां उस समय एक जगह पड़ती थी अवंती, कौन सी भी, अवंती, जिसे वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश कहते हैं ना, तो अवंती क्या है, उस समय मध्य प्रदेश का नाम था। इसने अंग को मिला लिया अपने अंदर, राज्य का विस्तार वैसे ही हो गया, अंग को मिला लिया अपने अंदर, ठीक है। मगध तो इसके पास था ही। अब जो अवंती है ना, इसका राजा था चंद्र प्रद्योत, कौन था भी, चंद्र प्रद्योत। ये कहां का राजा था भी, ये था भी अवंती का। और भाई साहब को एक बीमारी हो गई थी, भयंकर बीमारी, जिसे बोलते हैं असाध्य बीमारी। क्या बोलते हैं भी, असाध्य, यानी जिसका कोई इलाज नहीं। और अवंती के पूरे डॉक्टरों ने, लाइलाज बोलते हैं, पूरे डॉक्टरों ने क्या दे दिया, जवाब दे दिया। डॉक्टर का भाई जी मारता को नहीं, इन क्यों भाई, तू आराम जी ले, जितने दिन तेरू जी जाए। ये बात पता चलती है भाई साहब बिंबिसार को, किसको, बिंबिसार। और बिंबिसार के पास एक पीएचडी शानदार डिग्री लिया हुआ डॉक्टर था, और उस वेद का नाम, डॉक्टर को उसमें वेद बोलते थे, और उस डॉक्टर का नाम था भी जीवक। क्या नाम था भी, जीवक। जीवक को बोला भाई मेरी बात सुन, तेरा एक ही काम है, तू कैसे न कैसे भाई साहब को सही कर दे। और इस भाई साहब का नाम है चंद्र प्रद्योत। तो कहते हैं कि बिंबिसार ने चंद्र प्रद्योत की सहायता के लिए क्या है, एक वेद भेजा, और चंद्र प्रद्योत ने इसे 15-20 दिन में एकदम रेडी कर दिया भी, एकदम जबरदस्त। और जैसे ही भाई साहब रेडी हुए एकदम, और रेडी होते ही इसने कहा भाई तेरे जैसे डॉक्टर तो तेरे पास ही है, और मैं आज से आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो मगध को तो सहायता करके भाई साहब ने मिला लिया। अब मगध देखो कितना बड़ा हो रहा है, अभी इस प्रकार से बड़ा हो रहा है ना मगध, पहले तो छोटा सा था, और अब देखो मगध कितना बड़ा हो गया अभी, है ना। देखो मगध का साथ साथ में क्या होता जा रहा है अभी, विस्तार भी तो होता जा रहा है ना। देखो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अभी मगध का विस्तार हो रहा है। बात समझ में आई। तो ध्यान रखना भी सहायता करके कैसे चंद्र प्रद्योत को दवाई दिलाई, सही हो गया, सही होने के बाद आणविक अधीनता, ये भी एक प्रकार की सहायता से होगी। अब अपने बात करते हैं मेन शादी वाली, क्या करते हैं भी, मेन शादी वाली बात करते हैं भी। देखो शादी से कैसे इसने अपने राज्य का क्या किया भी, विस्तार किया। देखो इसकी भाई साहब की 4 पत्नियां थी भी, कितनी पत्नियां थी, 4, ठीक है। और चारों पत्नियां बड़े बड़े परिवार की थी भी, ध्यान रखना। तो देखो इसकी जो पहली पत्नी है, महान राजा होगा तो महान ही पत्नी आएगी। अरे हाँ गुरुजी, मानने के बताओ, कितनी बार बताओगा थे, अरे सुनना तो चाहिए नहीं, बिल्कुल है। महाकौशल्या, पहली भी कौन, पहली पत्नी का नाम क्या है, जिसके पास महान कौशल होगा, है ना। महान राजा के पास महान पत्नी, ठीक है। तो इस पत्नी का नाम क्या था, महाकौशल्या। क्या नाम था भी, महाकौशल्या। अब इस महाकौशल्या, मैं थोड़ा इस तरह, महाकौशल्या। और महाकौशल्या ये कहां की थी, गुरुजी कटेगी, अरे नाम तो लिखा हुआ है महाकौशल्या, तो कौशल की थी भी, ये कौशल राज्य की थी। कहां की थी भी, कौशल राज्य की थी भी ये। कौशल की थी भी, कहां की थी, कौशल की। और जब इस अपनी बहन जी की शादी हुई बिंबिसार के साथ, तो यह दहेज के अंदर कांसी लेके आ गई भी, क्या लेके आ गई, कांसी लेके आ गई। और इन भाईडे को नाम हो भी प्रसन्नजीत, जीत, भाई का नाम था भी प्रसन्नजीत, ठीक है। और प्रसन्नजीत ने बोला आप काम करो बहिना, आप ये कांसी को ले जाओ। और उस समय कांसी की इनकम थी 1 लाख। हो आज से 2400 साल पहले। अब सोच के देखो उस समय 1 लाख थी, तो ये तो दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर व्यक्ति होगा, है ना। आज कह सकते हैं अपने भारत के अंदर है ना, जैसे अंडानी अंबानी, उस समय का भारत का अंडानी अंबानी था, ये तो विश्व का होगा। अरे अपने 1950 के करीब में 1 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी, 50 पैसे। तो सोचो उस समय 1 लाख वार्षिक आय, इसका मतलब राजा बहुत अमीर था भी,
ठीक है, हाँ गुरुजी आज तो बात समझ आ, आज अपने उसको महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आज अपने बार बार कि यार उसने 1 लाख चुरा लिए, उसके 1 लाख देने वाले, ऐसे नॉर्मल सी संख्या लगती है। लेकिन उस समय अब मैं कहता हूँ यार उसको 1 करोड़ देने वाले हैं, आप हिल जाओगे, करो 1 करोड़ देने वाले हैं तो लाख हुए, 2 लाख हुए, नहीं, उस समय की ये बहुत बड़ी अरबों खरबों में रकम थी भी। ठीक है गुरुजी, समझ गया भाई। तो महाकौशल्य, कौशल राज्य की तो राजकुमारी थी, और ये दहेज में क्या लिया, एक नाम कौशल्य था तो कौशल की थी, इसलिए साथ क्या ले आई, राशि को नहीं खराब किया, कांसी ले आई भी। और उस समय कांसी की आय 1 लाख थी, और इसके भाई का नाम था प्रसन्नजीत। किसी को दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके बता देना, है ना। देखिए ये तो इसकी पहली पत्नी। अब देखो मगध का विस्तार हो रहा है। देखिए भी मगध कहां तक था, यहाँ पे पड़ता है कांसी, कहां तक पड़ता है कांसी, यहाँ उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पड़ रहा है कांसी। अब मगध का और विस्तार होता जा रहा है। देखिए अब मगध छोटे मोटे राज्यों को तो भाई साहब वैसे ही मिलाते जा रहा है। अब ये देखो आप इस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है, तो देखो कितना बड़ा हो गया मगध। पहले तो छोटा था, पहले तो इसकी सहायता चंद्र प्रदोत की सहायता करके फिर शादी करके मिला लिया। अब इसकी दूसरी पत्नी का नाम था भी चेलना। कौन थी भी, चेलना। और सबसे ज्यादा चेलना को ही मानता था, क्योंकि ये कम दिमाग खाती थी। ये वैशाली की थी भी, कहाँ की थी भी, वैशाली। यहाँ की थी भी, वैशाली की थी, ये बात ध्यान रखना। ये कहाँ की थी, वैशाली की थी, थोड़ा ध्यान रखना, वैशाली की थी। और सबसे ज्यादा प्रेम भी इससे करता था, क्योंकि ये क्या है, कम दिमाग खाती थी। कम दिमाग खाएगा उसी से तो प्रेम करेगा ना, ध्यान रखना। अब जो तीसरी पत्नी देखो, मैं इसके बारे में और बात बताता हूँ। तीसरी पत्नी थी भी क्षेमा। क्या था, कौन सी, क्षेमा। और ये पंजाब की थी, ये पंजाब की भी रखता था भी, साडा किथे रखा है, पंजाब। और जो चौथी पत्नी थी वो थी आम्रपाली। आम्रपाली ये गणिका थी भी, गणिका यानी गायिका थी, गणिका थी भी, यानी गीत के साथ साथ ये डांस भी किया करती थी माइकल जैक्सन की तरह भी। बात समझ आई। तो इसने कहा कुछ जिंदगी मनोरंजन हो जाए, इसलिए इसको आम्रपाली से शादी की थी। और ये भी वैशाली की थी भी, कहाँ की थी भी, वैशाली की थी, ध्यान रखना भी। अब देखो भी चेलना, चेलना बहुत कम दिमाग खाती थी भी, इसलिए क्या है, इस चेलना से ये ज्यादा थोड़ा प्रेम करता था। और इस चेलना का ही पुत्र होता है अजात शत्रु। चेलना का ही पुत्र कौन होता है भी, अजात शत्रु। ये चेलना का पुत्र होता है भी अजात शत्रु, ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेम करता है। ये चेटक की बहन थी भी, किसकी बहन थी, चेटक की बहन थी, याद रखना। और चेटक की वो पुत्री, ध्यान रखना, वो त्रिशला, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ठीक है। देखिए महाकौशला इसकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी थी इसकी चेलना, तीसरी थी क्षेमा, चौथी थी आम्रपाली। याद रखने का तरीका देखो, अरे महाकौशली महान राजा की महान पत्नी हमेशा पैर में क्या पहनती थी, चेन पहनती थी। और चेन छन छन करती थी, छम छम करती थी। तो ध्यान रखना, चेन छम छम से याद रखना क्षेमा। और खाने में इसको आम पसंद था, तो चारों याद हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी 4 पत्नियां थी, जिसमें सबसे ज्यादा किसको मानता था, चेलना को। और चेलना की चपेट में आके इसने जैन धर्म अपनाया था भी, बाद में इसने जैन धर्म का बौद्ध धर्म, ठीक है। और ध्यान रखना ये वैशाली की थी चेलना, और इसी का जो आगे शासक बनेगा वो था अजातशत्रु, इसी का पुत्र था भी। बात समझ, ये देखो मगध को बढ़ाने का इसका तरीका है भी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भी। अब अपने चलते हैं बैक। देखिए इसने मगध को बढ़ाने के लिए युद्ध का, फिर विवाह की, फिर सहायता, ठीक है। देखिए इसने अंग के राजा बृहद्रथ, अंग का उस समय राजा था भी बृहद्रथ, बृहद्रथ को पराजित करके इसने अंग को मगध में मिला लिया। और मगध का जो राज्यपाल है या राजा किसको बना दिया था, अजातशत्रु को। बोला यार वहां का शासक तू संभाल लेना। इसकी 4 फुटरी फुटरी पत्नियां थी। पहली पत्नी का महाकौशला, जो कौशल राज्य की थी, दहेज में कांसी ले आई, बहन थी प्रसन्नजीत की। और उस समय कांसी क्या है, 1 लाख रुपए थी, कोई दिक्कत। दूसरी थी भी चेलना, चेलना वैशाली की थी। और ये क्या, इसका वंश पूछ ले, लिच्छवी वंश की थी चेलना, ठीक है। और देखिए चेलना किसकी बहन थी भी, चेटक की बहन थी भी, ठीक है। ओ गुरुजी समझ गया। और देखिए भी, और इसी का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था। और देखो तीसरी क्षेमा थी, ये पंजाब की थी, वंश पूछ ले तो मद्र, ऐसा कुछ वंश है पंजाब में उसकी। और चौथी थी आम्रपाली, ये वैशाली की गणिका थी भी, ठीक है। अब ये मगध को ऐसे बढ़ाता जा रहा है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं अभी। देखिए देखिए
पुराणों में बिंबिसार को श्रेणी कहते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं भी यार, पूछ ही ले तो ध्यान रखना, श्रेणी पुराणों में श्रेणी, ठीक है। और अवंती के राजा, ये मैंने आपको बता ही दिया, चंद्रप्रद्योत को एक रोग हो गया था असाध्य लाइलाज, और बिंबिसार ने वेद भेजकर उसको सही, जीव के ये वेद है, इसका डॉक्टर है, और इसी डॉक्टर को बुद्ध की सेवा में भेजा था बिंबिसार ने, भी ध्यान रखना भी, ठीक है। और ध्यान रखना भी, चंद्रप्रद्योत ठीक होते ही बिंबिसार की क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार। अब बिंबिसार ने हर जगह अटैक किया, ध्यान रखना, बिंबिसार ने क्या है भी, ये देखो, ये था अपना क्या नाम है, ये देखिए भी, ये बिहार है। बिंबिसार ने अंग, देखो खुद मगध था और यहाँ अंग को भी जीत लिया इसने, इधर अवंती को भी जीत लिया इसने, इधर इसको क्या कांसी भी इसके अंडर में आ गई, इसने सब जगह जीता, लेकिन एक जगह नहीं जीत पाया, और वो कौन सी जगह थी, वो थी वैशाली को ये कभी नहीं जीत पाया। किसको, वैशाली को नहीं जीत पाया, और वैशाली राजधानी थी वज्जी की, किसकी राजधानी थी भी, वज्जी, उस समय एक महाजनपद था, उसकी राजधानी कौन सी थी, वैशाली। इसने हर जगह जीत लिया, हर किसी को जीत लिया, अभी आसपास के जो भी छोटे छोटे राज्य थे सबको, लेकिन जीत किसको नहीं पाया ये, तो ये जीत वैशाली को अपनी जीवन भर में कई बार अटैक किए थे इसने, लेकिन जीत नहीं पाया अभी, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, बिंबिसार ने छोटे राज्यों को युद्ध से मिला लिया, इसने वैशाली पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन मतलब जीत नहीं पाया। अब इसको ना एक मतलब बिंबिसार है ना, इसको एक दिक्कत होगी, इसको ना शादी करवाने की आदत पड़ गई, बार बार शादियां करवाता था, करवाता रहता। इधर अजातशत्रु बड़ा हो गया, शादी वाली उम्र हो गई, इधर अजातशत्रु का किसी के साथ कोई चल रहा था ना, वो इस अजातशत्रु को पूछती थी तू राजा कब बनेगा, ये कह रहा मेरे पिताजी बैठे तब तक मुझे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बार कहती थी, इसके क्या नाम है, अजातशत्रु की प्रेमिका थी भी वो उसी की मामा की लड़की, प्रसन्नजीत था ना, इसकी लड़की थी भी, वो मामा की लड़की थी, तो ध्यान रखना प्रसन्नजीत की लड़की थी, वजीरा, उसके साथ प्रेम था। वो रोज कहती थी हाँ वही राजा कब बनेगा, वो कह रहा मेरे पिताजी को तो एक बार पूरा शासन करने दो, कोई 5 साल का तो होता नहीं है, चुनाव होंगे क्या, ये जब जाएगा तभी राजा बनूंगा। उसने कहा अगर तू राजा बनेगा तो मैं तेरे साथ ब्याह करूंगी, अगर तू राजा नहीं बनेगा तो मैं तेने छोड़ के और जाऊंगी, मैं तो मेरे घर ढूंढू डंगो, दुनिया लगे यार, गलत बात, हमरे को छोड़ के जाई ना तो पिताजी तो जान ना रही है, क्यों ना आप पिताजी ने सल्टा था, आ तो सारी उम्र अपने सागे तो रहेगी। तो देखो लड़की के चक्कर में आके भाई साहब ने किसको उड़ा दिया भी, किसको, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी भी, हत्या कर दी, क्या कर दी भी, हत्या। ये लड़की का भी चक्कर नहीं कह सकते, और ये अपने मतलब क्या बोलते हैं शासन के लिए या अपने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता को मार दिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। अब गलत बात तो क्या है, लेकिन उस समय के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो देखो इसने वैशाली को नहीं जीत पाया, और इसने अपने पिता की क्या करती भी, हत्या कर दी। और पिता की जो हत्या करता है उसे बोलते हैं पितृहंता, क्या बोलते हैं, पितृहंता, पितृहंता बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये हर्यक वंश का पहला पितृहंता है, और इसने अपने बाप को टपका दिया था 492 ईसा पूर्व, यानी पहले ईसा मसीह के 400-500 साल पहले टपका दिया भी, ठीक है। अब नया शासक कौन बनेगा, तो बनेगा अजातशत्रु। कौन बनेगा भी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया भी, अजातशत्रु जैसे ही राजा बनाना अजातशत्रु, तो इसने सबसे पहले किसको जीता भाई, वैशाली को जीत लिया भाई, किसको जीता भी, वैशाली। अब वैशाली को इसने ऐसे ही नहीं जीता, इसने वैशाली को, इसका एक गुप्तचर था भी, कौन था भी, गुप्तचर था, और गुप्तचर का नाम था वर्षकार। क्या नाम था भी, वर्षकार। वर्षकार की सहायता से इसने वर्षकार वैशाली को जीता था, किसकी सहायता से, वर्षकार की सहायता से। कैसे जीता, देखो वर्षकार को अपने अजातशत्रु ने बोला यार मेरे पिताजी चारों तरफ से राज्य जीत लिए, लेकिन वैशाली को क्यों नहीं जीत पा रहा, इसका कारण बता, तू एक काम कर, तू वहां जाके गुप्तचरी कर, ये मंत्री था इसका, क्या नाम है ये वर्षकार, तू एक काम कर, वहां जाके कोई साधु का भेष ले ले और वहां जाके गुप्तकारी कर, और वहां मतलब देख भी ऐसी क्या चीज है जिसे हम हरा नहीं पाते। तो भाई साहब ये वहां जाके क्या करते हैं भी, गुप्तचर करते हैं, मतलब कई टाइम तक ब्राह्मण का भेष लेके और वहां की देखते हैं, देख रेख भी देखते हैं, इसके अंदर वैशाली में ऐसा क्या है जिससे हम कमजोर हैं और ये मजबूत है। तो ये देखता है कि जो वैशाली है ना, वैशाली उसकी जो अग्रिम पंक्ति के जो योद्धा है वो हाइट में काफी लंबे हैं भी,
7-7 फुट के लंबे हैं भी, जिनके छोटे के हाइट के कोई नहीं है। और उनके पास जो भाला है ना वो बड़का इतना बड़ा बड़ा भाला है, यानी दूर से ही मारने की क्षमता रखता है। और उनका जो कवच है ना वो उनसे ही बड़ा है, उनसे भी बड़ा है। यानी मान लो कोई उधर से तीरें डालेगा ना, उधर से मान लो कोई तीर बरसा रहा है, तो वो क्या है एक इस हिसाब से ना चारों इस हिसाब से गोल हो जाते थे, 5-7 ऐसे पकड़ के और इस हिसाब से गोल हो जाते थे ताकि तीरें उस पे आके रुक जाती थी। अब एक तो सैनिक बड़े थे और उनके हथियार बहुत मजबूत थे। तब वर्षकार ने इसको पत्र लेके भेजा कि भाई बात सुन, क्या सुना दे, क्या भाई साहब जो इनके अग्रम पंक्ति के जो योद्धा है ना वो योद्धा नहीं है, वे राक्षस है। क्या कैसे, कि अपने 3 बंदे खड़ा लो और उनका एक बंदा है इतना लंबा बंदा है। उसने कहा यार मरा दिया यार, इनसे कौन लड़े। तो इसने क्या किया, वैशाली को जीतने के लिए 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। क्या किया भी, 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। पहले का नाम था रथमुसल, रथमुसल, और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। इन 2 हथियारों का प्रयोग किया किसको जीतने के लिए, वैशाली को जीतने के लिए। कौन से 2 शिला कंटक, कौन से 2 हथियार थे, तो पहला था रथमुसल, दूसरा महाशिला कंटक। आपने बाहुबली में देखा होगा भी, है ना, बाहुबली में देखा होगा आपने। ये देखिए ये है रथमुसल, ये क्या है भी, रथमुसल। वो भल्लाल देव के पास होता नहीं, ये बड़ा पूरा पूरा पहिया चलेगा आगे, ये बड़ी बड़ी तलवारें होती थी, जो सामने सेना उसको तो दूर से ही काट देता था। और यहां से क्या है, यहाँ शेर वगैरह कुछ बना हुआ रहता था अभी इस प्रकार से, शेर या कुछ भी हाथी का इस प्रकार से ना, ताकि इस तरफ से कोई अटैक ना कर सके, और उस तरफ भी बना होता था ना इस हिसाब से। वो भलाल देव नहीं होता, वो 2 बार देव सेना को इसी में पकड़ के ले आता है ना, तो ध्यान रखना भी। ये है रथमुसल, क्या है भी, रथमुसल, ये है भी रथमुसल। यानी रथमुसल में ये पहले पहिया जोड़ देते थे, इसमें बड़ी बड़ी तलवारें, जैसे घोड़ा चलेगा उस समय इनके देख लो कितनी बढ़िया टेक्निक थी। ये जैसे घोड़ा सापट घूमेगी तो ये बड़ा आगे बड़ा पहिया चलेगा, बहुत भयंकर तरीके से बड़ी बड़ी तलवारें एक बार में काट देती थी, खच्च देनी, ध्यान रखना भी, ठीक है। और ये था महाशिला कंटक। क्या था, महाशिला, इसमें बड़ी सारी एक सील आती थी, पत्थर। सील का मतलब महा मतलब बड़ी, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब फेंक के मारना। तो ये क्या है, किले वगैरह तोड़ने के लिए रखी गई थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। किले वगैरह तोड़ने में उपयोग होता था इसका, दक्षिण भारत में भी काफी उपयोग होने लग गया था इसका। और ये सेना वगैरह को आगे से उधेड़ने के लिए, जैसे आपने भलाल देव को देखा होगा, वो कालके का जब अटैक होता है तो बाहुबली तो वो सभी से मतलब ग्रामीण लोग होते हैं, उनके पैरों में वो क्या बोलते हैं, वो रस्सी वगैरह फेंक के वो नीचे बैठ जाते हैं गाँव वाले। लेकिन भाई साहब भलाल देव जाता है, सीधा को सीधा काट देता है उनको, है ना। तो ध्यान रखना भी, ये क्या है, रथमुसल है, और ये क्या, महाशिला कंटक, जो बाहुबली को देते हैं उस युद्ध में, है ना। और यहाँ देखो ये हथौड़ा पड़ा है भी, देखिए। और ये हथौड़े से क्या होता था, यहाँ प्रतिघात होता था, जोर से यहाँ पड़ते थे तो ये एकदम से निकलता था, और यहाँ जाके और जोरदार आगे किले वगैरह कुछ भी तोड़ सकते थे अपने इससे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है। ये महाशिला कंटक है और ये है रथमुसल, कोई दिक्कत तो बताना भी, ठीक है। ठीक है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भी, इसने वैशाली को जीतने के लिए किसको भेजा था भी, वर्षकार को। इसने कितने 2 हथियारों का उपयोग, 2 नए कौन से हथियार थे भी, एक का नाम रथमुसल, एक का महाशिला कंटक। ये देखिए, इसने वैशाली को अपने गुप्तचर वर्षकार की सहायता से जीता, और 2 नए हथियार कौन से, रथमुसल और महाशिला कंटक। यहाँ 12 उपांग नहीं है, यहाँ 1 उपांग है भी, ध्यान रखना। 12 उपांग नहीं है, यहाँ पहला उपांग है भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। जो पहला उपांग था उसके अंदर कुछ जानकारियां मिलती है, वो अपने काम की तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा क्या रखना है भी, ध्यान में रखना है भी, ठीक है। 1 उपांग के अंदर, हाँ 1 उपांग के अंदर जैन धर्म की पुस्तक है ये, और इसके अंदर अजातशत्रु और महावीर स्वामी के रिश्ते का पता चलता है वो। अब ये क्या था, पहले तो जैन धर्म का अनुयायी था, पहले तो किसका, जैन धर्म का, और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। जैन धर्म बहुत कठिन होता है भी, अगर मैं मानूं दुनिया में सबसे कोई कठोर धर्म है तो वो जैन धर्म है। इसकी शिक्षा लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो वास्तव में भगवान ही भेजता है, अपने को भी वही भेजता है, लेकिन ये लोग ही अलग टाइप के होते हैं भाई, खतरनाक होते हैं भाई। इनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म, जब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बाद में क्या अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है, और इसकी भी हत्या, इसको भी राजपाट से हट नहीं रहा था भी, हट नहीं रहा था, तो इसका पुत्र भी बड़ा हो गया, उदयन बड़ा हो गया, तो उदयन को भी ऐसे लगा भी यार मेरा भी तो राजपाट आना चाहिए ना,
तो उदयन ने क्या किया भी, अपने पिता की हत्या कर दी। एक दिन खाना खा रहा था बेचारा अजातशत्रु और मारा भाला और भाई साहब की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब राजा कौन बनेगा, उदयन। एक बात ध्यान रखना भी इसकी, इसने क्या है मगध पर लगभग 32 वर्ष तक शासक किया था। कितने वर्ष तक भी, 32 वर्ष तक क्या किया था भी, शासक किया था। ध्यान रखना भी 32 वर्ष, यहाँ 16 लिखा गया था, 32 वर्ष। ठीक है, हाँ गुरुजी समझ गए ये बात। तो एक बार देख लेना भी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको बता ही दिया भी। ये देखिए अब नेक्स्ट राजा बनेगा उदयन। उदयन बोलते हैं या उदयन, उदय या उदयभद्र, ये इसको बोलते हैं भी। ठीक है, इसका एक ही फेमस, एक ही मेन काम है, इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया। क्या बसाया, पाटलिपुत्र शहर को बसाया। देख लो भी पाटलिपुत्र, इससे पहले जो राजधानी थी वो थी राजगीर या गृहव्रज वो थी। और एक बात और ध्यान रखना भी, इसको पढ़ने से पहले अपने थोड़ा सा बिंबिसार अजातशत्रु के बारे में और पढ़ते हैं भी। अजातशत्रु के समय कुछ चीजें देखना, ध्यान रखना भी, ये चीज मेन है भी। देखो भी, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे कुणिक भी कहते हैं। हर्यक वंश का प्रथम पितृहंता, ये बात बताई दी। और इसने अपनी मामा की लड़की वजीरा से प्रेम था भी इसे। ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से इसने राजगीर है ना, उसको क्या है किलाबंदी करवाया था, ये भी बात ध्यान रखना। और राजगीर जो है वो खुद 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और सबसे बड़ी घटना इसके समय हुई थी, वो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी के समय हुआ था। और ध्यान रखना भी, और बौद्ध जो संगीति पहली, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण हुआ था उसी समय पहली बौद्ध संगीति होगी ना, तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी, जिसमें ये राजा थे। ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना भी। ठीक है, ध्यान रखना भी। और देखिए भी, ये अपन ने पढ़ लिया। हाँ, इसकी हत्या किसने कर दी थी भी, उदयन ने कर दी थी। अब नेक्स्ट राजा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया। बस एक ही बात ध्यान रखो, पाटलिपुत्र बसाया। अब पाटलिपुत्र का पुराना नाम देखते हैं भी, क्या उद्योग, इसने राजधानी कुसुमपुर या पुरुषपुर, उस समय पाटलिपुत्र को कुसुमपुर या पुरुषपुर कहते थे। और आगे चलकर इसी का नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। और पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है अभी, पटना। लेकिन बौद्ध और जैन, देखो पुराण और जैन ग्रंथ है, इसके अंदर पता चलता है कि पाटलिपुत्र को बसाने वाला राजा कौन है, तो वो उदयन है। ध्यान रखना भी, ये कहां बसाया था, गंगा और सोन नदी का जहां संगम होता है वहां एक शहर था, वो जगह पड़ी थी, उस पर एक शहर बसा दिया। और उसी शहर का नाम क्या रख दिया भाई, पाटलिपुत्र। ध्यान रखना। और इसकी माँ का नाम पद्मावती, पद्मावती था भी। क्या नाम था, पद्मावती। गुरुजी थे तो कहा वजीरा सा के प्रेम, अरे प्रेम अलग था और पत्नी अलग है। मतलब आगे चलते रहते हैं, राजा की कई पत्नियां होती थी। उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो एक ही राजा के साथ कई सारे शादियां हो जाती, एक राजा की खूब पत्नियां होती थी भी। ये सिर्फ महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, इसी कारण था भी। ठीक है, ध्यान रखना। और इसने जैन धर्म के चैत्य, ये आप ध्यान रख ले, ये कोई जरूरी मैन नहीं है, आप लिखो तो लिख लेना, निर्माण जैन चैत्य राजधानी के अंदर बनाया था भी। और इसकी जो हत्या ने एक अनजान व्यक्ति ने कर दी थी, पता ही नहीं चला, कोई चाकू बैठा था, कोई चाकू खोप के चला गया। क्या चला गया, चाकू खोप के चला गया। ये देखो चाकू मार के चला गया। अगला शासक बनेगा, इसी का ही पुत्र था नागदशक। कौन भी, नागदशक। और हर्यक वंश का ये दूसरा पितृहंता था भी, कौन, उदयन। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और देखो अब नेक्स्ट राजा बन गया नागदशक। कौन बन गया, नागदशक। ये अयोग्य शासक था, बावड़ो, एकदम बधापर बावड़ो। बावड़े का मतलब ये देखो, इसका मंत्री था शिशुनाग। कौन था भी, शिशुनाग। ये कहीं पे भी जाता था ना राजधानी में, कोई तलवार देख ली तो देख ये क्या है, चाकू है क्या। अरे शिशुनाग कहता था महाराज ये तलवार है। फिर एक दिन गया, गदा, बड़े वाला गदा नहीं, तो गदा, गदेड़ को नहीं, गदा वो हनुमान जी वाला। यार ये क्या है। शिशुनाग ने कहा राजा बावड़ा ही है, अपने टपकाते हैं। तो शिशुनाग ने भी अपनी क्या कर दी, प्लानिंग शुरू कर दी भी। इसने पहले तो इसके जो फेवर में थे ना उसको तड़क दिया भी, जो नागदशक के फेवर में थे उसको तड़क दिया। और जो कोई लालची थे उनको एक आधा राज्य वगैरह छोटे मोटे, छोटा मोटा कोई शासक दे के अपनी तरफ मिला दिया। एक दिन भाई साहब कोई हंसी मजाक कर रहे थे, नागदशक जी, ये बैठा हा हा कर रहा था, शिशुनाग ने मारा फेड़ देनी, हा हा कर रहा है, तेरे को कुछ पता तो है नहीं, इतना बड़ा, इतने बड़ा राज्य का तू राजा है, फिर भी तू कह रहा है ये क्या, ये क्या। तो ध्यान रखना भी, शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी भी, नागदशक। नाग की हत्या शिशुनाग ने कर दी। इसका मंत्री था ये, ध्यान रखना, सेनापति या मंत्री था, दोनों ही नाम आ जाते हैं कई बार। तो हर्यक वंश का ये क्या था, अंतिम राजा था, कौन, नागदशक। और इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। अब जो नेक्स्ट वंश है वो है शिशुनाग वंश। और इसके संस्थापक
भी शिशुनाग थे। अब थोड़ा शिशुनाग वंश पढ़ते हैं भी, देखिए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है और अधिकार इसने अवंती तथा वत्सराज पर कर लिया था। एक उस समय का राज्य था, उन पर क्या है, अवंती पर वापस अधिकार कर लिया था। और इसने राजधानी वैशाली को बनाया। किसको बनाया भी? वैशाली को इसने क्या बनाया भी? राजधानी बनाया। देखिए यहाँ मगध था, मगध में अंग मिल गया, वैशाली मिल गया, ठीक है, और यहाँ अवंती आ गया भाई। अब इसने देखो ये अवंती भी आ गया, ध्यान रखना, और ये कौन सा आ गया? वैशाली भी आ गया, मगध भी आ गया और ये अंग भी आ गया। इसने पाटलिपुत्र से राजधानी किसे बनाया भी? वैशाली को बना लिया। किसको? वैशाली को। और देखना भी इसकी जो सीमा है ना, ये बंगाल नहीं है भी, ध्यान रखना। यहां आप करना मालवा। क्या करोगे भी? मालवा। मालवा से पश्चिम बंगाल तक। मालवा यानी ये राजस्थान का भी कुछ हिस्सा ले आया भाई इधर, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये यहाँ ये मालवा का क्षेत्र भी आ गया। लेकिन इसने साथ साथ अपने राज्य का विस्तार बंगाल की तरफ भी किया भी। किस तरफ किया? बंगाल की तरफ भी किया। अब मगध देखो कितना बड़ा हो गया, बंगाल की तरफ भी चला गया और किस तरफ चला गया भी? इधर मालवा तक। बहुत बड़ा राज्य हो गया था। किसके समय? शिशुनाग, क्योंकि सेनापति था, इसको लड़ने का तरीका पता था, इसलिए इसने अपने राज्य का क्या किया? विस्तार किया, टिका के, दपाऊ का। और इसका जो पुत्र था अपने शिशुनाग का, उस पुत्र का नाम था कालाशोक। क्या नाम था भी? कालाशोक, ठीक है। अब नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? कालाशोक। देखिए भी कालाशोक, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्या था भी? सबसे प्रतापी शासक। और पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। काकवर्ण क्यों है गुरुजी? काकवर्ण देखो, काक कौवे को बोलते हैं, एकदम भूंडो कालो, एकदम मेरी तरह दिखने में आंखा दिखती, दांत दांत वैसा ही दिखता। तो काकवर्ण में एकदम काला था, इसलिए इसको क्या बोलते थे भी? कौवा बोलते थे। क्या बोलते थे? कौवा। अब राजा को तो कौवा कैसे बोले, इसलिए सिंपल सा बढ़िया सा नाम निकाल दिया ताकि गुस्सा ही ना माने और नाम भी बन जाए, काकवर्ण। इसलिए इसका नाम पर काला बहुत था भी, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? काकवर्ण, काला शव। कोई दिक्कत? तो पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। और इसने राजधानी, इसके पिताजी ने राजधानी बनाई थी वैशाली को, और ये वापस राजधानी किसे ले आता है भी? पाटलिपुत्र को ले आता है, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं भी? पटना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है गुरु। और इसके समय जो दूसरी सबसे बड़ी घटना थी वो थी भी, जो दूसरी बार बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहली बौद्ध संगीति है वो तो किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। लेकिन दूसरी बौद्ध संगीति है, उस समय राजा कौन था? कालाशोक था। इसके समय क्या हुई थी भी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो कहां हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। कहां हुई थी भी? वैशाली के अंदर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी, ठीक है। और ये देखो, प्रथम राजा ब्राह्मण वंश का, अरे औपचारिक रूप से, वास्तविक नहीं, औपचारिक रूप से ब्राह्मण टाइप था भी ये, ठीक है, ध्यान रखना भी। और ध्यान रखना, पुराणों में इसे क्षत्रिय बोला गया है। वैसे तो इसको कहते हैं इसे ब्राह्मण वंश का संस्थापक है, लेकिन जब पुराण खोलते हैं ना भी, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा जाता है, तो बोला भाई साहब ये तो लड़ाकू था। क्या था भी? लड़ाकू। और लड़ाकू को क्या बोलते थे? क्षत्रिय, ठीक है। और ये जो काला, ये अपने क्या नाम लेते हैं इसका, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था भी अपने नंदी वर्मन। कौन था? नंदी वर्मन। ये नंदी वर्मन बिल्कुल बैल था भी, इसको कुछ भी पता नहीं था। नॉर्मल मतलब किसकी तरह था, कोई भी तलवार होगी तो उसको पूछता था ये क्या है, कोई हथियार होता था, नया हथियार आता था, ये क्या चीज है। अब राजा, और इसका एक जो इसके एक महल में रहता था महापद्मानंद, ये नाई था। ये नाई था तो इसको भी परेशान करते थे लोग। और ये वैसे भी बैल था, भी नॉर्मल बैल था, इसको कुछ भी पता नहीं था। और ये महापद्मानंद, ये ना, ये महापद्मानंद ये क्या है, शुद्ध महिला का पुत्र था। कई बार राजा महाराजा जब किसी गांव को लौटते थे ना, तो वहां की महिलाओं को भी उठा लाया करते थे। तो इसको महिला पसंद आ गई होगी, उसके साथ इसने शादी वगैरह कर ली। तो उसके जो पुत्र हुआ था वो महापद्मानंद। वैसे तो इसका पुत्र ही हुआ, लेकिन नाजायज पुत्र बोलते थे उस समय भी, ठीक है। तो उस समय इसका क्या नाम था? महापद्मानंद। और महापद्मानंद नाई का काम करता था। किसका? नाई का। नाई का काम करता था, इसे सभी परेशान करते थे। इसने क्या किया, पहले तो जो इसकी तरफ थे ना नंदी वर्मन के समय, इसकी तरफ, उसको सबको टपका दिया भाई। अब बच गया एक, और जो माड़े मोटे थे ना उनको अपनी तरफ मिला लिया। कहते यार तुम मेरी तरफ आ जाओ, कोई चिंता हो तो मैं बैठा हूं ना। तो महापद्मानंद ने बाकियों को तो अपनी तरफ मिला लिया। एक दिन ये नंदी वर्मन कहीं बैठा था और इसको क्या है, वहीं टपका दिया भाई, लटका दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना भी, इस अपने जो शिशुनाग वंश के दो ही राजा हुए हैं भाई, मेन राजा। एक तो शिशुनाग खुद हुआ है, दूसरा
काला अशोक, बाकी तो फिल्में थी भी, ध्यान रखना भी, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन, और इसकी जो हत्या करने वाला था महापद्मानंद। और जो नेक्स्ट वंश आएगा वो कौन सा आएगा, नंद वंश, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।